प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा की। अभी तक की हम कक्षाओं में भाषा की उत्पत्ति के 10 सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाषा की उत्पत्ति के 11वें सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। पिछले 10 सिद्धांतों में हम दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपरिहरण मूलकता का सिद्धांत, भावाभिव्यंजकता का सिद्धांत, धातु सिद्धांत या डिंगडोंगवाद और संपरिहरण मूलकता का सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत इत्यादि 10 सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने अगले जो सिद्धांत हैं समन्वय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, समन्वय सिद्धांत, समन्वय जिसमें कि सभी सिद्धांतों का समन्वय किया गया हो। समन्वय सिद्धांत के प्रतिष्ठापक प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हेनरी स्वीट थे, जिन्होंने सभी सिद्धांतों के समन्वित रूप के आधार पर भाषा की उत्पत्ति का समन्वय सिद्धांत प्रस्तुत किया। हेनरी स्वीट की मान्यता थी कि भाषा के विकास में अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, समध्वनि सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत सभी को अगर एकत्र कर लिया जाए, क्योंकि जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति में थोड़ा बहुत अपना योगदान अवश्य देता है। जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, जब हम विभिन्न सिद्धांतों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनसे कुछ शब्दों का निर्माण होना प्रतीत होता है। जैसे कि अनुकरण सिद्धांत की हम बात करें या जैसे धातु सिद्धांत की हम बात करें, तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो वास्तव में अनुकरण पर आधारित प्रतीत होते हैं, या जैसे धातु सिद्धांत धातु की ध्वनियों के आधार पर जिनका अनुकरण किया जाना प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो समन्वय सिद्धांत है उसमें इन सभी सिद्धांतों को समाहित करते हुए एक नए सिद्धांत के रूप में हेनरी स्वीट ने समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्योंकि स्वीट के मतानुसार भाषा जो है वो अनुकरणात्मक, भावाव्यंजक एवं प्रतीकात्मक शब्दों से आरंभ हुई है, और इसलिए उन्होंने जो है इन सभी सिद्धांतों को कमोबेश रूप में स्वीकार करते हुए एक समन्वित रूप इनका प्रस्तुत किया है, जिसे हम समन्वय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परंतु विद्यार्थियों, जब हम समन्वय सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है वह यह आती है कि समन्वय सिद्धांत कोई मौलिक सिद्धांत या नवीन सिद्धांत नहीं है, अपितु ये तो जितने भी पहले पूर्व में जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनका केवल संकलन मात्र हमें प्रतीत होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी त्रुटि है। साथ ही अगर समन्वय सिद्धांत जो है वो भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डालता, अगर हम इसकी समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के मूल बिंदु पर प्रकाश नहीं डालता, अभी तो ये भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनके विकास पर बल देता है। इसलिए समन्वय सिद्धांत को भी बहुत अधिक तर्कसंगत या कहें कि स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। ये तो एक प्रकार से सभी सिद्धांतों को जो है समेकित रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास भर किया गया है। अगली जो हम बात करते हैं विद्यार्थियों, तो वह अगला जो आते हैं हमारे अन्य सिद्धांत के रूप में हमें इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उन्हीं का कोई ना कोई कमोबेश रूप आगे हमें देखने को मिलता है। तो इनके अतिरिक्त जो मुख्य रूप से सिद्धांत 11 सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य सिद्धांत हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनमें विकासवाद सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत और प्रतिभा सिद्धांत आते हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार भाषा धीरे धीरे विकसित हुई है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। विकासवाद यानी कि जैसे मानव जाति का विकास हुआ है वैसे ही धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ है। इसलिए विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि भाषा जो है वो धीरे धीरे विकसित हुई है। वहीं प्रतीक सिद्धांत के अनुसार भाषा के प्रारंभिक शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। भाषा के प्रारंभिक शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। जैसे प्रारंभिक शब्दों में जिन्हें हम नर्सरी शब्दों की संख्या दे सकते हैं, जिनमें माँ, पिता ऐसे शब्द हैं, या पापा करके जिस तरह से बच्चे बोलते हैं पानी पीने के संदर्भ में, तो ये नर्सरी शब्द हैं। तो इन नर्सरी शब्दों के माध्यम से भाषा का जन्म हुआ, ऐसा प्रतीक सिद्धांत में माना जाता है।
वहीं जो हमारा अगला सिद्धांत है प्रतिभा सिद्धांत। प्रतिभा सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं भर्तृहरि हैं, और उन्होंने ये माना है कि भाषा या शब्द जो है उसमें संपूर्ण विश्व को बांधने की एक शक्ति होती है। भाषा हमारे नेत्र हैं और प्रतिभा उसकी आत्मा है। तो उन्होंने माना है कि यही शब्द जो है वो भाषा के विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अन्य सिद्धांत भी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें विकासवाद सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत और प्रतिभा सिद्धांत प्रमुख रूप से उल्लिखित किए जा सकते हैं। तो ये अन्य सिद्धांतों के रूप में हम इनकी जो है चर्चा कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं, प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग। दो मार्ग हैं। प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के मूल बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने 11 सिद्धांतों की चर्चा की वो प्रत्यक्ष मार्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन परोक्ष मार्ग की हम जब बात करते हैं तो परोक्ष मार्ग में हम क्या करते हैं कि हम भाषा के वर्तमान स्वरूप से उसके अतीत में जाने का प्रयास करते हैं, भाषा की उत्पत्ति पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। भाषा का वर्तमान रूप कैसा है, किन किन रूपों में वह विकसित हुई है, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है और किस प्रकार से अन्य भाषाओं से उसका तुलनात्मक अध्ययन करके, सर्वेक्षण करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये हमारा परोक्ष मार्ग है। तो विद्यार्थियों, जो परोक्ष मार्ग है, परोक्ष मार्ग में भी हम जो है 3 मार्ग इसके निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें पहला है बच्चों की भाषा। परोक्ष मार्ग के मानने वाले जो विचारक हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, वे मानते हैं कि भाषा जो है वो किस प्रकार से विकसित हुई है, सामूहिक रूप से। जिसे हम कहें कि व्यक्तिगत जो विकास है किसी का, तो व्यक्तिगत विकास की भांति ही सामूहिक या जातीय विकास होता है। ठीक है, जैसे व्यक्तिगत विकास होता है तो व्यक्तिगत विकास की भांति ही सामूहिक या जातीय विकास होता है। तो यहाँ पर ये विद्वान जो हैं वे मानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के अध्ययन से सामूहिक विकास पर के अध्ययन पर बल दिया जा सकता है, यानी कि व्यक्तिगत विकास के द्वारा सामूहिक विकास पर हम जो है प्रकाश डाल सकते हैं। तो इनके मतानुसार मानव ने भाषा उसी प्रकार सीखी होगी जैसे एक बच्चा सीखता है। जैसे भाषा जो है बच्चा धीरे धीरे सीखता है, अनुकरण से सीखता है, और प्रारंभ में जब वह सीखता है तो कुछ निरर्थक शब्दों की भी वह निरर्थक शब्द भी वह बोलता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो धीरे धीरे अनुकरण से सीखता है। लेकिन जब हम बच्चों की भाषा की हम बात करते हैं तो बच्चों की जो भाषा है और भाषा की उत्पत्ति का जो प्रश्न है, दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। क्योंकि बच्चों की भाषा की हम अगर बात करते हैं तो बच्चों को एक बनी बनाई भाषा मिलती है जिसको धीरे धीरे अनुकरण से, अभ्यास से सीखते हैं। परंतु जब हम आदिम मानव की अवस्था की हम बात करते हैं या आदिम भाषा की हम बात करते हैं तो उस समय मानव के पास कोई भाषा नहीं थी, उसे भाषा का स्वयं को आविष्कार करना पड़ा था। लेकिन बच्चों के समक्ष ये समस्या नहीं होती, उसको भाषा का आविष्कार नहीं करना होता, अपितु भाषा उसके समक्ष है और उसे केवल उसे अनुकरण से जो है सीखना होता है। दूसरी जो हम बात करते हैं वह है असभ्य जातियों की भाषा। इस मत को मानने वाले जो विद्वान हैं उनके अनुसार असभ्य और अत्यंत पिछड़े हुए जो लोग हैं उनकी भाषा के विश्लेषण से भाषा के आरंभिक रूप पर प्रकाश पड़ सकता है, ऐसा ये मानते हैं। तो जो असभ्य या पिछड़े हुए जो वर्ग हैं या पिछड़े जो लोग हैं उनकी भाषा का अध्ययन करके एक सीमा तक ये भाषा की उत्पत्ति के जो मूल बिंदु है या भाषा की उत्पत्ति का जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं कि किस प्रकार से असभ्य जातियों की जो भाषा रही है धीरे धीरे विकसित हुई है, तो उसी रूप में ये भाषा की उत्पत्ति के मूल बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, इस मार्ग के द्वारा भी भाषा की उत्पत्ति के मूल बिंदु तक पहुंचने में कठिनाई यह आती है क्योंकि जो असभ्य या अशिक्षित या कहें कि अत्यंत पिछड़े हुए जो लोगों की भाषा है और वर्तमान जो विकसित भाषा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, कुछ पीढ़ियों का ही अंतर होता है। इसलिए हम उस समय की कल्पना नहीं कर सकते या कहें कि हम भाषा के उस मूल बिंदु तक नहीं पहुंच सकते कि भाषा का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे उसका आविर्भाव हुआ। हम इस समस्या का समाधान इस मत से भी प्राप्त
नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो मत है परोक्ष मार्ग के अंतर्गत वह आता है आधुनिक भाषाओं का इतिहास। तो भाषा की जो आरंभिक दशा है उसको जानने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वह आधुनिक भाषाओं का इतिहास ही है, क्योंकि ये सबसे सीधा, अच्छा और महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम वर्तमान स्वरूप से हम चर्चा करते हैं या भाषा के वर्तमान रूप पर हम चर्चा करते हैं तो वह निश्चित होता है स्वरूप भाषा का। इसलिए इस पथ को हम ठीक या सही मान सकते हैं, क्योंकि इसका आरंभ जो है वो किसी अनुमान पर आधारित नहीं है बल्कि एक निश्चित दशा पर आधारित है। तो इस सिद्धांत की जो हम बात करते हैं तो इसमें जो है हम क्या करते हैं बच्चों कि इसमें हम भाषा का जो वर्तमान रूप है उससे हम अतीत में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं और भाषा किन किन रूपों से विकसित होती हुई जो है आज वर्तमान रूप को प्राप्त की है, इस प्रकार से हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम किसी भी भाषा को उदाहरण के लिए ले सकते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि इस किसी भी भाषा को लेकर उसके इतिहास का वहाँ तक हम अध्ययन करते चले जाते हैं जहाँ तक कि हमें सामग्री प्राप्त होती है। और इस प्रकार के अध्ययन से हम भाषा के विकास का एक सामान्य सिद्धांत निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आज हिंदी खड़ी बोली को उदाहरण के रूप में लें, आज की जो भाषा, जो परिनिष्ठित भाषा है, जो कहें कि मानक भाषा जो हिंदी खड़ी बोली है, उसको अगर उदाहरण स्वरूप लेते हैं तो हम उसके वर्तमान स्वरूप, क्योंकि उसका एक निश्चित स्वरूप है और वो हमारे समक्ष है, इसलिए उसके आधार पर हम उसके पिछले रूपों पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हिंदी खड़ी बोली के वर्तमान स्वरूप को लेते हुए उसके पिछले जो रूप हैं, जैसे हिंदी खड़ी बोली से पहले का जो रूप था पुरानी हिंदी का अध्ययन करें। उसके पश्चात हम अपभ्रंश का अध्ययन करें। अपभ्रंश से पहले जो प्राकृत का अध्ययन करें। फिर उससे पहले पाली थी, पाली का अध्ययन करें। पाली से पूर्व में लौकिक संस्कृत थी और उससे भी पूर्व में वैदिक संस्कृत थी। तो इस प्रकार से हम इस क्रम से जब हम कहें कि उल्टे क्रम से जब हम भाषा का विकास पर चर्चा करते हैं या भाषा के विकास का अध्ययन करते हैं तो हम अतीत तक पहुंचकर बहुत कुछ भाषा के स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम भाषा के विकास के एक सामान्य सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो हमारी जो ये भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत हैं और जितने भी जो मार्ग हैं, प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग, इनका अध्ययन करने से हम एक सीमा तक भाषा की उत्पत्ति के मूल प्रश्न तक पहुंचने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। परंतु आज भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति किस रूप में हुई होगी, किस प्रकार हुई होगी, कैसे शब्दों का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार से भाषा अस्तित्व में आई, ये प्रश्न आज भी एक गुत्थी के रूप में हमारे समक्ष है। लेकिन फिर भी हम परोक्ष मार्ग के इस आधुनिक भाषाओं के इतिहास के माध्यम से भाषा के मूल स्वरूप पर पहुंचने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, ये भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मार्ग जो प्रचलित थे उन पर हमने चर्चा की, उनके अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों पर हमने चर्चा की और इस प्रकार से हम भाषा की उत्पत्ति के मूल बिंदु तक पहुंचने का एक सीमा तक प्रयास कर सकते हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।